नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पॉलिटी की तीसरी क्लास प्रस्तावना के बारे में। तो जिसने भी शुरुआत से पॉलिटी के लेक्चर नहीं लिए हैं वे सभी बच्चे पीछे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर 1 व 2 वहाँ से पढ़ सकते हैं। और आज हम बात करते हैं प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना तो हमने संविधान का विकास, सभी एक्ट व संविधान की विशेषताएं और अंतरिम सरकार, स्वतंत्र मंत्रिमंडल और संविधान निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार थी, कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ा। आज हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ते हैं। और संविधान की विशेषताओं के साथ साथ हमने संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य, सार्वभौमिक मताधिकार, आपातकालीन उपबंध, त्रिस्तरीय सरकार, इन सब के बारे में देख लिया था। अब बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना को पहले आप बेसिक से समझेंगे कि आखिरकार प्रस्तावना होती क्या है। तो प्रस्तावना कहें तो संविधान का एक मूलभूत अंश है और संविधान का ही एक भाग है। जैसे आप किसी भी बुक को पढ़ने से पहले उस बुक का सारांश पढ़ते हैं या उस बुक के बारे में जानकारी के लिए उसका इंडेक्स पढ़ते हैं, तो इसी प्रकार प्रस्तावना संविधान का एक आधारभूत संरचना है, जिसके आधार पर आप अगर प्रस्तावना को सही से समझ लें तो आधा संविधान आप वैसे ही समझ जाएंगे कि आखिरकार संविधान में क्या लिखा गया होगा। प्रस्तावना संविधान की मूल ढांचा या मूल आत्मा भी कह सकते हैं। जैसे सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था। यानी सर्वप्रथम वह देश जिसने प्रस्तावना को अपने संविधान में शामिल किया था वह यूएसए था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू की उद्देश्य का प्रस्ताव के बारे पर आधारित है। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो जवाहरलाल नेहरू की उद्देश्य का प्रस्ताव है उसी पर हमारी प्रस्तावना आधारित है। तो आप डेट बताएंगे कि उद्देश्य का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने कब पारित की थी, तो पारित हुई थी और कब ये पेश की गई थी, दोनों डेट आपको बतानी है। अब बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जोड़े गए थे। यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा गया था। प्रस्तावना को N.A. पालकीवाला ने भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा है। यानी कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र N.A. पालकीवाला ने कहा है। आखिरकार प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना की विषय वस्तु आपको अच्छी से याद होनी चाहिए और प्रस्तावना भी आपको याद होनी चाहिए। जैसे प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत व अधिनियमित व आत्मनिर्मित करते हैं। यानी प्रस्तावना आपको पूरी याद होनी चाहिए। प्रस्तावना से क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, इन पर हम बात करते हैं। प्रस्तावना के तत्व, पहले बात करते हैं प्रस्तावना के तत्व। तो प्रस्तावना का आधारभूत स्रोत भारत की जनता है। यानी कि पहले ही शब्द में कहा गया है हम भारत के लोग। यानी जो भी लोकतंत्र, गणतंत्र, जो भी व्यवस्था है वो सब किसके द्वारा है? हम भारत के लोगों द्वारा। दूसरी विशेषता हमारी प्रस्तावना की यह है कि भारत एक संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य व्यवस्था वाला देश है। यानी प्रस्तावना में अन्य तत्व जो शामिल हैं वह भारत एक संप्रभुत्व, यानी भारत किसका गुलाम नहीं, समाजवादी, एक समाजवादी देश है, और धर्मनिरपेक्ष, इसका प्रॉपर कोई धर्म नहीं है और यह किसी धर्म का खंडन नहीं करता, सबको यहाँ अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। लोकतंत्र, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, वह गणतांत्रिक राज्य भी भारत है। तो आपको एक तो कर्म इनका याद होना चाहिए। पहला क्वेश्चन यूपीपीसीएस में कई बार इनके कर्म से ही संबंधित है कि इसे प्रस्तावना की पहली लाइन आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य वाला देश। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्याय। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, आप ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप इन्हें सबको नोट करते हैं। तो प्रस्तावना में जो न्यायों की संख्या है वह 3 है, स्वतंत्रता, समानता। प्रस्तावना में न्याय की संख्या 3 और प्रस्तावना में साथ साथ हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो न्याय 3 व प्रस्तावना में स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। समता व बंधुता संविधान के उद्देश्य है। अभी एग्जाम में आपको जब टेस्ट सीरीज कराई जाएगी तो ये क्वेश्चन भी आपको क्रम वाइज दिखाई जाएंगे कि किस प्रकार पहले प्रारंभ में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता संविधान का एक क्रम किस प्रकार है। साथ साथ प्रस्तावना में
आपको डेट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि आखिरकार संविधान को अंगीकृत यानी संविधान को अपनाने की डेट क्या थी। तो 26 नवंबर 1949 जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था, अपनाया गया था, उस दिन 26 नवंबर 1949, जबकि लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। हम बात करते हैं प्रस्तावना में दिए गए शब्दावली बात करते हैं कि आखिरकार प्रस्तावना के शब्द कौन कौन से हैं। तो प्रस्तावना के पहले शब्द के बारे में बात करते हैं संप्रभुत्व, कि संप्रभुत्व का अर्थ क्या होता है। तो संप्रभुत्व से आशय भारत न तो किसी अन्य देश और न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियनिस्ट है, इसके ऊपर किसी शक्ति का कोई अधिकार नहीं। यानी इसका मतलब यह है कि भारत किसी भी देश का डोमिनियन स्टेट नहीं है और भारत ना ही किसी देश पर निर्भर है। इसकी स्वतंत्र राजनीति है और स्वतंत्र इसके नियम है, यानी अब भारत किसी का कोई गुलाम नहीं है। अब हम बात करते हैं समाजवादी। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। पहला क्वेश्चन तो आपको यही होना चाहिए कि भारतीय समाज कैसा है, लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था हमने पढ़ी थी इकोनॉमी में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब जहाँ पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आपने पढ़ा होगा एडम स्मिथ की लेज़र फेयर की नीति या हस्तक्षेप की नीति, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर काम करती है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है, जहां समाजवाद को भी पूरा और प्राइवेट यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भी स्थान दिया जाता है। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबों, उपेक्षा, बीमारी, अवसर व की असमानता को समाप्त करना है। लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ यह है कि भारत में प्रत्येक गरीब, उपेक्षा, पिछड़े, गरीब व जो भी बीमारी से किसी भी व्यक्ति को असमानता को समाप्त करना, यानी कि भारत के अंदर सभी व्यक्तियों को एक समाजवाद में लाना, यानी कि बड़े छोटे, गरीब, अमीर व पिछड़े लोगों को एक साथ सबके लिए विकास करना। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद व गांधीवादी का मिलता जुला रूप है। यानी भारतीय जो समाजवाद है वह मार्क्सवाद, जो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी आपने पढ़ी होगी, कार्ल मार्क्सवाद व गांधीवाद का मिलता जुलता रूप है। यहाँ हम देखेंगे 1991 में जब भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की आर्थिक नीति को लाया गया था, इसी के आधार पर हम देख सकते हैं कि भारतीय समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बनाया गया था। आपने 1991 में एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इनके बारे में पढ़ा हुआ इकोनॉमी में। तो इसका आधार भी क्या है, यह भारतीय समाज को, भारतीयों को एक समाजवादी प्रतिरूप प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। तो धर्मनिरपेक्ष मैंने आपको पहले भी बताया कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह है भारत में सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार से समान समर्थन प्राप्त किया गया है। अब बात करते हैं लोकतंत्र की। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना देती है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में। लोकतंत्र का अर्थ यही होता है कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में। लोकतंत्र, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो स्विट्जरलैंड में है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। तो भारत में जो लोकतंत्र है वह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र फिर चार प्रकार का होता है, परिप्रेक्षा, पहल, प्रत्यानुमान और जनमत संग्रह, यानी वापस बुलाना। तो ये चार प्रकार का प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब हम बात करते हैं आगे। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दो प्रकार का, संसदीय रूप और राष्ट्रपति। तो भारत का जो लोकतंत्र है वह कैसा है, राष्ट्रपति हमारे यहाँ कैसा है, अप्रत्यक्ष, यानी कि यहाँ जो व्यवस्था है वह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। अब हम बात करते हैं सामाजिक लोकतंत्र में स्वाधीनता, समानता व बंधुत्व को मान्यता। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत का संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है, यानी भारतीय संविधान एक संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है, जिससे कि प्रत्येक नागरिकों को भारत में गणराज्य के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त होंगे। यानी कि यहाँ भारत में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक व लोकतांत्रिक न्याय प्राप्त किया जाता है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, मैंने आपको बार बार बताया है, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को 2 भागों में बांटा जाता है। एक राजशाही, जैसे ब्रिटेन में राजशाही और राजा रानी वहाँ वंशानुगत पद पर होते हैं। दूसरा गणतंत्र। तो अमेरिका एक गणतंत्र है जहाँ गणतंत्र जो अमेरिका में निर्वाचित सदस्य होते हैं, जबकि भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का गणतंत्र का अर्थ भारत एक संप्रभुत्व
यानी कि गणतंत्र का अर्थ भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति का पद निर्वाचित होगा। गणतंत्र के दो अर्थ होते हैं। एक, संप्रभुत्व को सत्ता राजा के हाथ में न होकर जनता के हाथों में होती है। दूसरा, किसी भी विशेषाधिकार वर्ग को की अनुपस्थिति। दो प्रकार के लोकतंत्र होते हैं। अब बात करते हैं न्याय। तो प्रस्ताव में 3 प्रकार के न्याय हैं। सामाजिक न्याय, जो आपको जाति, रंग, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। दूसरा न्याय आपको आर्थिक न्याय है, यानी कि आर्थिक कारणों के आधार पर भी आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे आप गरीब हो चाहे आप अमीर हो। अब बात करते हैं राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय में आप सभी को वोट देने का अधिकार है, चाहे आप गरीब हो चाहे आप अमीर हो, किसी भी वर्ग के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो। तो यहाँ भारत को चुनाव लड़ने का, आप सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार और वोट देने का अधिकार दिया गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की जो अवधारणा है वह 1917 की रूसी क्रांति से ली गई है। यानी कि जो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की जो तत्व हैं ये 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। अब बात करते हैं समता। समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना। यानी भारत में समाज के प्रत्येक वर्ग को विशेष अधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किए गए हैं। यहाँ जो पाने का अधिकार यानी कि साथ साथ महिला और पुरुष दोनों को दिया गया है। समता के आयाम शामिल हैं। समता में 3 आयाम शामिल हैं, एक तो नागरिक आयाम और राजनीतिक और आर्थिक। अब बात करते हैं स्वतंत्रता की। प्रस्तावना स्वतंत्रता को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति, साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। यानी कि स्वतंत्रता तो आप अच्छी तरह समझते होंगे, जब लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक ना हो और साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए भी अवसर प्रदान किए गए हों, वही देश स्वतंत्रता, उसे ही स्वतंत्रता कहा जाता है। अब बात करते हैं बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारे की भावना। बंधुत्व में 2 बातें सुनिश्चित। पहली, व्यक्ति का सम्मान, दूसरे देश की एकता और अखंडता। प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान का आधार है। सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने संविधान की प्रस्तावना को हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना हमारी संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ये स्टेटमेंट आप सभी को याद रखने हैं, ये क्वेश्चन बन के आते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है ठाकुरनाथ भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का सबसे सम्मानित भाग कहा है। अब बात करते हैं संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना किस प्रकार शामिल हुई और किस प्रकार प्रस्तावना को संविधान का अंग के रूप में देखा जाता है। तो हम बात करते हैं 1960 में बेरुवाड़ी संघ एक मामला था जो सुप्रीम कोर्ट के सामने गया और बेरुवाड़ी संघ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग यानी भाग मानने से मना कर दिया। तो बेरुवाड़ी मामले में पूछा गया कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से मना कर दिया। अब हम बात करते हैं 1973 में जो केशवानंद भारतीवाद था। केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना। केशवानंद भारतीवाद आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी केशवानंद भारतीवाद ने भारतीय संविधान का मूल ढांचा भी दिया है। तो केशवानंद भारतीवाद के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। 1995 में LIC ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को आंतरिक हिस्सा बताया, इन संविधान का आंतरिक हिस्सा बताया है। अब बात करते हैं प्रस्तावना से संबंधित 2 महत्वपूर्ण उल्लेखनीय बातें। प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ना ही विधायिका की शक्ति पर प्रतिबंध लगाता है। यानी प्रस्तावना ना तो विधायिका को शक्ति प्रदान करता है, ना ही उनकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। यह गैर न्यायिक है। अब बात करते हैं प्रस्तावना में संविधान संशोधन की संभावना। प्रस्तावना में केवल एक बार संविधान संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अब प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। तो हमने देखा प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना संविधान का मूलभूत अंग है। प्रस्तावना में एक बार फिर बता देता हूँ आपको पूरी, जो आप डिटेल में आप इस बात को याद रखना कि प्रस्तावना की प्रकृति, प्रस्तावना का स्रोत यानी कि हम भारत के लोग, प्रकृति कि भारत एक संप्रभुत्व होगा, गणराज्य होगा, समाजवादी होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा और लोकतांत्रिक होगा। प्रस्तावना में न्याय होंगे 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्रस्तावना में स्वतंत्रता होंगी 5, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना।
बच्चों जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इन्हीं पर आपको ध्यान देना है। फिर जो स्वतंत्रता होगी में 5 विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, जबकि न्याय होंगे 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो डेट आपको याद रखनी है 26 नवंबर 1949। तो ये छोटा सा चैप्टर प्रस्तावना के बारे में था। अगला चैप्टर हम शाम 8 बजे फिर दोबारा पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर हम भाग 1 स्टार्ट करेंगे, संविधान का आज, और भारत और उसका संघ, भारत और उसके राज्य के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। बच्चों मेरी आपसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कि आपका कोई डाउट हो, कहीं समझ नहीं आता। प्लीज़ आपको 20 दिन में मेरे द्वारा पूरी पॉलिटी कंप्लीट कराई जाएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।